जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रुद्रचंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे एकेडमी में सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका 11वां पेपर सी सेट का है, जिसमें आपके रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी और हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों को डील करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा गया था। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, लुप्त पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप एक सीरीज दी है जो एक सर्टन रूल्स को फॉलो करती है, और आपको बोला गया है कुछ रिक्त स्थान पे कौन सी लेटर आएगी वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। जैसे कि सी सी सी, फिर बी बी, फिर यहाँ ए डैश सी सी, बी बी बी, ए और सी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे कि कहाँ पे ग्रुप में ज़्यादा लेटर्स हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कैसे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 3C है, वैसे का यहाँ पे 3B है। ठीक है, तो यहाँ पे B2 है, तो यहाँ पे एक और B आएगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग एक B। ठीक है, अब 3C हो गया, 3B हो गया। ठीक है, तो 3A होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A। अब 2C है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1C होगा, और 2A है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1A होगा। तो क्या होगा आपका BACA, ये आपका होगा आंसर। किसमें है, BACA। BACA आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहां पे डाइस की आपको 3 विपरीत विपरीत स्थितियां दी गई है, और कहा गया है कि 6 के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी। जैसे देख लीजिए, यहां पे आपके पहले डाइस में 3 6 2, दूसरे में 3 5 6 और तीसरे में 4 5 3 है। तो पहले दो डाइस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। पहले क्या है, 3 6 2 और 3 6 5। देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 3 और 6 कॉमन है। जब भी दो डाइस में दो फलक कॉमन होंगे, क्योंकि किसी भी डाइस में आपको 3 फलक ही दिखेंगे, तो उसमें से यदि दो फलक कॉमन है तो बचे हुए दो एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। जैसे कि देख लीजिए, यहां पे ये 3 कॉमन है और ये 6 कॉमन है, तो ये 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 2 और 5, 5 के अपोजिट में 2 होगा और 2 के अपोजिट में 5 होगा। ठीक है, वैसे ही सेकेंड और थर्ड स्थिति को भी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, मतलब 4 के अपोजिट में 6 होगा या 6 के अपोजिट में 4 होगा। 6 और 4। देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत में होगी 4। क्लियर, चलिए देख लीजिए चौथा किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि P का अर्थ भाग हो, Q का अर्थ गुणा हो, R का अर्थ जोड़ना हो तथा S का अर्थ घटाना हो, तो दिए हुए में क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले उन संख्याओं को लिख लीजिए। क्या दिया गया है आपको, 18 12 4 5 और 6। अब क्या क्या देखिए, Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा। उसके बाद P का अर्थ क्या है, भाग देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग। उसके बाद देखिए R का अर्थ क्या है, R का अर्थ जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या है, 6 का अर्थ 6, S का अर्थ क्या है, माइनस करना, तो हो जाएगा माइनस। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 18 गुणा क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 6, 18 तिया हो जाएगा 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 में चौगते 59 माइनस 6, और हो जाएगा आपका 53। ठीक है, देख लीजिए 53 किस में है, 53 है आपके ऑप्शन बी में। क्लियर है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है, दिए गए चित्रों में कितने समांतर चतुर्भुज है, कितने पैरेलल क्वाड्रिहेड्रल है। कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के भुजा समानांतर हो, मतलब एक दूसरे को कभी न काटे, और दूरियां दोनों भुजाओं के बीच समान हो। चलिए देखेंगे। तो इसमें आपको एग्जैक्टली गिनने के लिए मैं सबसे पहले सभी जो पॉइंट है उनको क्या करता हूं, कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। जैसे कि देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ। ठीक है, क्योंकि आपको यहां मुझे बताने में आसानी होगी कि मैं कौन से फिगर को काउंट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये सबसे बड़ा जो है ये भी क्या है, एक आपका समानांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे लिख लेते हैं क्या है आपका, ए सी ई और जी। ये सबसे बड़ा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। उसके अंदर देख लीजिए क्या है, ए सी जे एच, ए सी जे एच, वैसे लिख लीजिए नीचे में जे ई जी एच। ठीक है, चलिए क्या हो गया आपका, ए सी जे एच ऐसे हो गया। अब खड़ी में देखिए, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी हो गया। अब बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। ठीक है, कितने हो गए हमारे सबसे बड़े, और इधर से एक ऐसे, और ये 2 3 और 4। देखिए, ये छोटे छोटे चतुर्भुज जो दिख रहे हैं आपको वर्ग के आधार पर, वो भी क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज हो गए। तो उनको भी काउंट कर लीजिए, क्या होगा, ए बी आई एच, उसके बाद देख लीजिए बी सी जे आई, उसके बाद लिख लीजिए आई जे ई एफ, और होगा एच आई जी एफ, एच आई जी एफ। ठीक है, इतने तो इसके अंदर दिख रहे हैं। देखिए, अब आप देखेंगे तो क्या ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, यहां से लेके ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए उनको भी काउंट करते हैं। क्या होगा यहां पे, ए सी डी जे एक हो गया। वैसी सेम नीचे से यहां से ये वाला भी हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो क्या होगा आपका, जे डी ई जी। ठीक है, चलिए अब तो बड़े बड़े समानांतर चतुर्भुज को गिन लिए। क्या ये अंदर में एक और ऐसे है जो आपको समानांतर चतुर्भुज जैसे दिख रहा है। चलिए क्या होगा, ए बी के जे, ए बी के जे, ए बी के जे हो गया। उसे बी सी डी के, बी सी डी के। ठीक है, चलिए अब नीचे में लिख लीजिए जे के एफ जी, जे के एफ जी। वैसे ही हो जाएगा के डी ई एफ, के डी ई एफ। ठीक है, चलिए एक और दो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये वाला भी, और ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इनको भी काउंट कर लेते हैं। क्या होगा अब, बी एन ओ जे, बी एन ओ जे। और क्या होगा, एक यहां भी देख लीजिए, ये भी नीचे में जस्ट ऐसी, ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूं, ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जे एम एफ एल, जे एम एफ एल, जे एम एफ एल। ठीक है, कुल इतने समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए काउंट करते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने समांतर चतुर्भुज है, 17, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए समय 4 से 5 बजे के में कब सुइयों के बीच का कोण
30 डिग्री होगा। 5 से लेकर 6 बजे 1 घंटा के बीच सुइयों की पोजीशन, मिनट और घंटे के बीच का कोण 30 डिग्री कब होगा, चलिए वो काउंट करते हैं। क्या होता है आपका 11m/2 प्लस माइनस 30h इक्वल टू कितना दिया है आपको 30 डिग्री। चलिए ठीक है, अभी दो ऐसी स्थिति आएगी जहां पे कोण कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। तो मिनट हमको निकालना है, घंटा हमको पता है कि 4 से 5 के बीच में, मतलब घंटा कितना होगा 4, तो लिख लीजिए 11m/2, एक बार प्लस लेते हैं 30 इंटू एच कितना 4 बराबर 30। ठीक है, चलिए 11m/2 प्लस कितना हो जाएगा 120 बराबर 30। 11m/2 इक्वल टू 30 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 11m बराबर कितना हो जाएगा आपका 180/11। तो कितने बार जाएगा 11 कम 11, बचा कितना आपके पास 7, 11 छक्का 66, तो बचेगा 4 सही 11। एक तो होगा 11 बच के 16 सही 4, 16 4 सही 11, 16 4 से 11 ये होगा। और एक बार इसको क्या करेंगे माइनस लेके बनाएंगे। तो चलिए देख लीजिए क्या होगा 11m/2 माइनस 120 बराबर 30। तो 11m/2 इक्वल टू होगा 30 प्लस 120। तो 11m बराबर 11m/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 150, और 11m बराबर हो जाएगा आपका 300/m बराबर हो जाएगा 300/11। चलो कितना जाएगा 11 दूनी 22, बचे कितना 8, 11 सत्ते 77, 3 सही 11, 27 3 सही 11 किस में है आपके ऑप्शन ए में। मतलब ए और बी दोनों एक ऐसी स्थितियां होंगी जहां पे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि गुणा का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, जोड़ने का अर्थ भाग देना हो तथा माइनस का अर्थ गुणा करना हो, तब इनका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं, क्या है 13, 12, 400, 20 और 100। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस को क्या किया गया है, माइनस का अर्थ गुणा करना है तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ना है तो हो जाएगा जुड़ जाएगा। उसके बाद धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ है भाग करना तो क्या हो जाएगा भाग करना हो जाएगा। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए गुणा का अर्थ है माइनस करना तो ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों जीरो कटेगा, 2 1 कम 2 कितने बार में 20 बार में। तो कितना हो जाएगा 13 तिया 36 की 6, 12 तिया 36 की 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 100। अब कितना हो जाएगा 176 माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा 76, 76 आएगा। इसका किस में है आपके ऑप्शन बी में है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे क्या है आपको पासे डाइस की 4 स्थितियां दिखाई गई है और पूछा गया है आपसे कि इन पासियों में 2 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, चलिए 2 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो यहां देख लीजिए सबसे पहले 2 के विपरीत देखिए, 2 के बगल में 3 है तो 3 तो हो नहीं सकता। चलिए 4 भी नहीं हो सकता। चलिए 2 कहाँ है, 2 के विपरीत में 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके बगल में है, 3 ऑलरेडी है। और देखिए 2 के विपरीत में 6 भी नहीं हो सकता, ठीक है, और 4 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या 5। 5 एक ऐसी संख्या है जो 2 के विपरीत में होगा, तो कौन में है आपके ऑप्शन बी में है। क्लियर है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, चलिए यहां एक सर्टेन लॉजिक को फॉलो करके एक जेड आया है, तो ऐसी कैट के जगह में आपका क्या आएगा देख लीजिए। पहले क्या है डॉग, DOG। ठीक है, डी का कितना होता है 4, ओ का कितना होता है 15 और जी का कितना होता है 7, तो कितना हो जाएगा आपका 26, और 26वां लेटर क्या है आपका जेड है। ठीक है, चलिए कैट क्या होता है CAT, कैट का होता है 3, ए का हो जाएगा 1
और आपका टी का होगा T20 मतलब 20, तो 20 एक 21 4 24, 24वां लेटर कौन है आपका एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा आपका एक्स, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दी गई आकृति में कुल कितने सरल रेखाएं बनी हैं, ये कितने सरल रेखाओं से मिलके बनी है। तो चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं कितने सरल रेखाएं हैं इसमें। सरल रेखाएं कितनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक को आप एक ही गिनेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वैसे देख लीजिए 8 9 10 11 12 और 13। इस आकृति में टोटल कितने सरल रेखाएं हैं, तो 13 सरल रेखाएं हैं। ठीक है, 13 किस में देख लीजिए, आपके ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। देखिए प्रत्येक स्थिति में जब भी घड़ी में हो वहां पे कुछ भी टाइम बजा रहा हो, मिनट और घंटे के सुई में दो कोण बनेंगे। ठीक है, उसमें से पूछा गया है कि छोटे कोण का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं छोटे कोण का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जब भी हमको एंगल निकालना रहता है तो क्या होगा, 11m/2 प्लस माइनस 30h इक्वल टू जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तर होगा। तो चलिए देख लें, 11m कितना है आपके पास, 44 मिनट है, बटा 2 प्लस 30, घंटा कितना है 6 बजे, ये हो जाएगा 6। चलिए कितना होगा, 2 एकम 2, 22 बार में 22 एकम 22 का 2 और 22 एकम 22 और 2 24 प्लस 6 तिया 18। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये, 2 8 4 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका चलिए कुछ मिस्टेक हो रहा है यहां देख लेंगे। चलिए क्या यहाँ पे मिनट कितना है आपके पास 44 है, उसके बाद कितना है 6 बजे, तो 30h मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 30h में क्या करेंगे 6 कर देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4। अब 22 का 11 के साथ हो, 22 एकम 22 का 2 और 22 एकम 22 और 22 2 24 माइनस 180 कितना आएगा ये 2 और 14 में से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, कितना डिग्री होगा 62, आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए अक्षर में से कौन सा ऐसा शब्द बनाया जा सकता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से इसमें से दिए हुए ऑप्शनों में कौन सा एक ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है, मतलब 3 ऐसे शब्द होंगे जिनको बनाया नहीं जा सकता। तो देखते हैं कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्चर, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे चलो काटते जाते हैं, एफ है, आर है, ए है, चलिए सी है, टी है, यू है, आर 2 बार नहीं है मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। चलिए मैनर मतलब यहाँ पे डबल एन है, देखें क्या उसमें डबल एन है, नहीं है, सिंगल एन है मतलब ये भी नहीं बनाया सकता। डबल टी है, यहाँ पे क्या डबल टी है, डबल टी नहीं है मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखते हैं, एफ है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और ई है यहाँ पे, मतलब फेस एक ऐसा शब्द है जिसे दिए हुए मैन्युफैक्चर शब्द से बनाया जा सकता है, मतलब आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथन दिया गया है, 2 कथन और 2 निष्कर्ष, तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है, उसको आपको कथन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए सभी फल पत्तियां हैं, देखिए सभी जो फल हैं वो क्या है, पत्तियां हैं, तो ये क्या होगा पत्तियां हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ फल अंगूर है, जो फल है वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अंगूर। अब आपको निष्कर्ष क्या दिया गया है वो देखिए, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कुछ पत्तियां अंगूर है। देख लीजिए यहां से
क्या कुछ पत्तियां अंगूर है? अंगूर का ये एरिया है, क्या इसमें पत्ती आ रहा है? हाँ, इतना पत्ती आ रहा है, मतलब ये कुछ पत्तियां होंगे, कुछ पत्तियां नहीं होंगी। मतलब ये आपका जो निष्कर्ष एक है वो फॉलो कर रहा है। सभी अंगूर फल है, क्या सभी अंगूर फल है? नहीं, सिर्फ इतना ही अंगूर ऐसे है जो फल है, ये अंगूर फल नहीं है। मतलब निष्कर्ष दो फॉलो नहीं कर रहा है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखते हैं तो आपको कितने बार 3 लिखना पड़ेगा? इसको आप काउंट कीजिए। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 3 कितने बार आता है? तो 3 कितने बार आता है? 20 बार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोबिलिटी को ये लिखा जाता है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? चलिए सबसे पहले देखेंगे कि मोबिलिटी को कैसे लिखा गया है। जैसे कि देख लीजिए, एम का पोजीशन होता है 13 और 13 को किया गया है 4, मतलब उसका क्या है? यूनिट डिजिट निकाला गया है, उसको दोनों को जोड़ा गया है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एम ओ बी आई एल आई टी वाई। मोबिलिटी को कैसे, जैसे एम का क्या होगा? 13 और 3 एक क्या हो जाएगा? 4। ओ का क्या होगा? 15 और 15 एक हो जाएगा 6। बी का क्या होगा? 2, तो 2 का हो जाएगा 2। आई का हो जाएगा 9, तो ये 9। एल का हो जाएगा आपका 12 और 2 एक कितना हो जाएगा? 3। आई का हो जाएगा 9, तो ये 9। टी का हो जाएगा 20 और दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2। वाई का हो जाएगा आपका 25 और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7। मतलब ये आपको संख्या आ गया। वैसे क्या है? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देखिए, ई का क्या होगा आपके पास? 5। एक्स का क्या होगा? 24, जो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। ए का हो जाएगा 1, एम का हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 4। आई का हो जाएगा 9, एन का हो जाएगा 14 और 4 एक कितना हो जाएगा? 5। ए का हो जाएगा 1, टी का हो जाएगा 20 का 2, आई का हो जाएगा 9, ओ का हो जाएगा 15 एक 6, एन का हो जाएगा 14 एक 5। इतना जिसमें होगा वही आपका उत्तर है। कितना है? 56 और लास्ट में कितना है? 65। मतलब जो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नरेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगने से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है? रमेश की आयु, रमेश की आयु का अगर y मान लेंगे तो उसके भाई की आयु को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो क्या क्या गया है कि रमेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगने से 4 कम है, तो उसके भाई की आयु के दुगना कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका समीकरण। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4। 2x माइनस 4 कहाँ है? यहाँ प्लस 4 है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस 2। मतलब जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी पंक्ति में ए ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी ऊपर से 15वां तथा नीचे से 21वां स्थान है। मतलब बी को ऊपर से भी स्थान दिया गया है और नीचे से भी स्थान दिया गया है। तब हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पंक्ति में टोटल कितने कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेंगे बी का पोजीशन ऊपर से कितना है? ऊपर से 15वां है, नीचे से 21वां है। तो चलिए 15 और 21 कितना होगा? देख लीजिए, 15 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 6 और 36। खुद उसमें एक माइनस होगा, मतलब कितना हो जाएगा? टोटल उस पंक्ति में 35 व्यक्ति हैं। अब क्या कहा गया है कि ए का नीचे से स्थान कौन है? ए का ऊपर से स्थान 7वां है, तो इसमें 7 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 7 माइनस कर लेंगे तो आप 28 हो जाएगा। उसमें एक जोड़ देंगे तो उसका आ जाएगा नीचे से स्थान, मतलब कितना होगा आपका? 29वां। 29वां किस में है? आपके ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए अनुक्रम में से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एक अनुक्रम, एक पैटर्न को फॉलो करते एक सीरीज आगे बढ़ रही है और पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, कि कौन सा लेटर आएगा। चलिए देख लीजिए कौन सा अंक आएगा उसके यहाँ पे। पहले सबसे 10, 29, 66, 127 और 218 है। चलिए कैसा फॉलो हो रहा होगा ये? चलिए देखिए, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 और 8 2 10। वैसे 29 क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 27 और 27 2 कितना हो जाएगा आपका? 29। वैसे देखिए 66 क्या होगा? 4 का क्यूब 64
प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 66। वैसे देखिए 27, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 125, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 127। वैसे देख लीजिए कितना है आपका 6 का क्यूब हो जाएगा 216, उसमें 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 218। वैसे 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343, और इसमें 2 जोड़ोगे तो आएगा आपका 345। 345 किस में है आपके ऑप्शन ए में है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी कूट में गिव को VIEG के रूप में लिखा जाता है, ओवर को EVRO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में DISH को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले कैसे फॉलो करें उनको देख लीजिए। सबसे पहले गिव GIVE, इसको कैसा लिखा गया है VIEG। देखिए स्टार्टिंग वाला अंत में चला गया, ये दूसरा में आ गया, ये पहला में आ गया, और क्या ऐसे दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है। देख लीजिए ओवर, ओवर को कैसे लिखा गया है EVRO, EVRO। स्टार्टिंग वाला अंत में गया है, सेकेंड वाला पहला में आ गया है, ये पहला में, दूसरा का दूसरा में है, उसके बाद तीसरा पहला में आ गया है, और V कहाँ गया है, V पहला में आ गया है, और आपका G आ गया, R कहाँ गया है दूसरा में आ गया, तो दूसरा में आ गया है। ठीक है, चलिए वैसे क्या दिया गया है आपको डिस्क, DIAS, D सबसे लास्ट में जाएगा तो D आ जाएगा, उसके बाद I सीधा रहेगा, मतलब यहाँ I ही रहेगा, S कहाँ पहला में आ जाएगा तो यहाँ पे S हो जाएगा, और K यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आएगा SIKD। SIKD किस में है आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, धनी व्यक्ति क्या है जीवन में खुश रहते हैं, तो इसका निष्कर्ष दिया है धनी और खुशी का सीधा संबंध है। बिल्कुल आपके जो कथन है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि धन से व्यक्ति का खुशी का संबंध है। दूसरा क्या है, धन जीवन में खुशी आती है, बिल्कुल धन से जीवन में खुशी आती है। ये आपके दिए हुए स्टेटमेंट से दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू है, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है अंतर्निहित है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से एक सार्थक अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 5 अनुक्रम दिया गया है, इसको सर्टन किसके बाद क्या होगा उससे आपको क्या करना है व्यवस्थित करना है। तो चलिए, एक यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, आरक्षण के लिए याचिका, सीट का उपलब्धता। सबसे पहले देखेंगे कि ये तो कोई यात्रा का विवरण है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले कहीं जाने के लिए आप गंतव्य स्थान का चुनाव करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 जैसे आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या आरक्षण के लिए सीट उपलब्ध है कि नहीं, सीट उपलब्ध है कि नहीं सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद 2 गंतव्य स्थान के बाद देखेंगे सीट उपलब्ध है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे आप, सीट का क्या करेंगे आरक्षण करेंगे, सीट का क्या करेंगे आरक्षण करेंगे। तो आरक्षित तभी होगा जब आप क्या करेंगे भुगतान करेंगे। तो सबसे पहले 3 भुगतान करेंगे, उसके बाद 4 आपका सीट आरक्षित होगा। जब सीट आपका आरक्षित होगा तो अंत में आप क्या करेंगे यात्रा करेंगे। तो 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1 किस में है आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या संबंध है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो क्या होगा आपका 3 + 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और ये 15 सभी को जोड़ने से। उसके बाद क्या होगा आपका डिजिटल सम कर रहे हैं 5 और 7, और ये हो जाएगा आपका 20। मतलब इसमें कितना ज़्यादा हो गया है +5। क्या ऐसा फॉलो कर रहे हैं देख लीजिए 4 + 6 + 7 ये हो जाएगा आपका 17। तो कहने का मतलब है इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा ये 22। तो किसको जोड़ने से 22 आ रहा है देख लीजिए 12 और 15 नहीं होगा, 4 1 4 18 नहीं होगा, 8 17 17 5 22 मतलब आपका ऑप्शन सी 589 क्या होगा आपका सही होगा 589 ऑप्शन सी। चलिए देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न आकृति के उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके लिए 4 विकल्पों में से चुने। नोट ए में दर्पण की स्थिति दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक आकृति दिया गया है और ये जो दिख रहा है आपका ए में ये दर्पण की स्थिति है। दर्पण की स्थिति ऐसी है जो क्या है आपके
लंबवत है और कहा गया है कि इस जो आकृति का दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि आपकी आकृति लेफ्ट में है तो उसको राइट में पलट दीजिए, अगर राइट में है तो उसको लेफ्ट में पलट दीजिए। जैसे देखिए ये आपका मिरर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आकृति है तो उसको क्या करेंगे आप राइट में पलट दीजिए। यही सेम आकृति हम बनाएंगे यहां। चलिए ये ब्लॉक खाली है, 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक बना लीजिए इसमें। चलिए जस्ट इसको ऐसे पलटोगे तो ये वाला बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ जस्ट नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। और ये आकृति किसमें है, वो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। देख लीजिए किसमें है, ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट होगा, जो सेम ऐसी आकृति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, मतलब इन तीनों में या तो कॉलम के हिसाब से या रो के हिसाब से कुछ पैटर्न बना हुआ है, उसी को हमको ज्ञात करना है। कैसे होगा, 1 2 3 11 7 15 ऐसे आपके रो वाइज तो नहीं होगा, कॉलम वाइज ही लग रहा है कि कुछ होगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 121, हाँ चलिए ठीक है, यह होगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 का वर्ग और ये क्या होगा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, और इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 120। वैसे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 49 में 4 घटाओगे तो आएगा आपका 45। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 25 में 9 घटाओगे तो आएगा आपका 16। 16 किस में है, आपके ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए तथा तपिश को ठंडक, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले रियल लाइफ में देखिए कि प्यासे को किस चीज की आवश्यकता होती है, तो प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन में आपके पानी को क्या कहा गया है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए प्यासे को किस चीज की आवश्यकता होती है, तो प्यासे को आवश्यकता होती है पानी की। पर पानी को क्या कहा जाएगा, देखिए यदि आग को पानी कहा जाए और पानी को हवा कहा जाए, तो पानी को हवा मतलब प्यासे की प्यास किससे बुझेगी, हवा से बुझेगी। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जल प्रतिबिंब क्या होगी। ये आकृति दिया गया है आपका, और जल प्रतिबिंब क्या होता है, जल हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल रहता है, जो ऐसे रहेगा जल क्या ऐसे क्या होगा स्तर रहेगा, और वहां से क्या करना है आपको जल की प्रतिबिंब बतानी है। तो जल जैसे कि ऊपर है तो क्या होगा, जस्ट नीचे में उसको क्या कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, तो कैसा होगा ये आपका, ये आकृति ऐसी है, ये हो जाएगा ये से। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हम लेफ्ट राइट करते हैं, जो जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे करते हैं। तो ऐसी आकृति किसमें है, आपके ऑप्शन ए में है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान था। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक श्रृंखला दी गई है और कहा गया है कि उपयुक्त श्रृंखला में से जो क्वेश्चन मार्क वाले जगह में कौन सा अक्षर आएगा उसको आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो सबसे देखिए ये कैसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन मार्क वाले में कौन सा लेटर आएगा वो देखते हैं। जैसे ए डी जी जे, ए के बाद डी फिर जी 8, ए के पोजीशन कितना है 1, और डी का हो जाएगा आपका 4, जी का हो जाएगा आपका 7, और उसके बाद जे का हो जाएगा आपका 10। तो कितना हो जाएगा 3 3 3, 3 का गैप है, मतलब आपका कितना हो जाएगा आपका 13, आने वाला 13, मतलब एम से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एक एक लेटर छेड़ के क्या होना चाहिए एम एन ओ। देखिए यहाँ पे क्या है एम एन और ओ, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए देखिए अब क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों को यह विकल्प चुनो जो वर्ग की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कहने देखिए इसमें कितने वर्ग हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपके कितने हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितना यहाँ पे रो और कितने यहाँ पे कॉलम है। देख लीजिए कितना है 1 2 3 4, 2 3 4। तो देख लीजिए 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूने 4 और 1 प्लस 1।
16 4 20 और 9 29 और 1 30। कितने इसमें वर्ग होंगे? 30 वर्ग होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में क्या दिया गया है, 28 से लेकर 32 तक नीचे जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, 2 कतार में हैं। प्रत्येक कतार में 3 जो एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। देखिए ये कतार वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में 2 कतार में 6 व्यक्ति, मतलब एक एक कतार में 3 3 व्यक्ति होंगे। और क्या कहा गया है, ये आपको निर्देश दिए गए हैं 4, इसी हिसाब से उसको सीटिंग में बैठाना है। उसके बाद से ऐसे में 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसके सीटिंग कैसे बनेगा मैं बता देता हूं, फिर आपके ऑप्शन हिसाब से कौन से आ रहे हैं आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 कतार है, प्रत्येक कतार में 3 3 जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो देख लीजिए 2 कतार बना लीजिए यहाँ पे, और दोनों कतार में 3 3 व्यक्ति हैं। यहाँ 3 व्यक्ति, यहाँ 3 व्यक्ति, यहाँ एक दूसरे के आमने सामने, मतलब ये इधर मुंह होगा, इसका इधर, इसका इधर, ये उन लोग का आमने सामने मुख होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपको निर्देश में क्या कहा गया है। देखिए यू आर के दाईं ओर से दूसरा है, मतलब दाईं बाईं कह रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, एक ही साइड होंगे। यू आर के दाईं ओर का दूसरा है, आर के दाईं ओर। तो आर का दाईं ओर कौन सा होगा, आर का दाईं ओर का दूसरा कौन सा हो जाए आपका, यू। चलिए अब आगे क्या कहा गया है, पी कतार में सबसे अंतिम है। देखिए इसमें तो सबसे अंतिम में दोनों हो गया, तो ऊपर वाले जो रो है उसमें क्या हो सकता है, पी या तो यहां होगा या पी आपका यहां होगा। चलिए अब क्या है, टी क्यू का पड़ोसी है, तो टी क्यू का पड़ोसी, टी यहां नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी तो बन नहीं सकते, तो टी और क्यू क्या होंगे, ऊपर में ही होंगे। चलिए अब देखेंगे आर क्यू के सामने है, आर के सामने कौन सा है, क्यू है। ये जब यहाँ पे क्यू है तो पी अंतिम में है, मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा, और टी और क्यू दोनों पड़ोसी, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, पी क्यू आर एस, एस यहाँ आ जाएगा। अब इस आकृति के हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछा होगा उसका जवाब आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 क्वेश्चन दिखा है, उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है। देखिए एक कतार में वहां देखते जाइए, पी क्यू यू ये नहीं हो सकते। चलिए टी क्यू पी, टी क्यू पी ये हो सकता है, क्योंकि क्या है दोनों एक ही कतार में है। आगे देख लीजिए, यदि पी तथा क्यू अपने स्थान में आपस में बदल ले तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। पी और क्यू अपना स्थान बदल लें, पी और क्यू, यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन सा है, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसके बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर तो कोई नहीं है, तो इसमें शायद होगा आपका इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। उसके बाद ये आपका 30, 31 और 32, ये सब आप उस फिगर को देख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज का कोड MQVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गैन का कोड क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है आपको, लूज LOSE, इसका कोड क्या दिया गया है आपको, MQVI। ठीक है, इसका क्या है आपका, L का क्या होता है 12, O का कितना होता है 15, S का कितना होता है 19, और E का कितना होता है आपका 5। और वैसे क्या दिया है आपको, MQVI, M का क्या हो जाता है 13, Q का क्या होगा आपका 17, और V का कितना हो जाएगा आपका 22, और I का कितना हो जाएगा आपका 9। देखिए कितना हो गया है, +1 हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या है +2 हुआ है यहाँ पे, उसके बाद 20 21 22 प्लस 20 21 22 +2 हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से कितना हो गया है 9, मतलब प्लस क्या हो गया है यहाँ पे 4 हो गया है। चलिए अब क्या दिया है आपको, गैन GAIN, जी का क्या होता है 7, A का होता है 1, I का हो जाता है 9, N का हो जाता है 14। जी के बाद +1 कितना होगा 8, 8 में क्या आता है आपका H। देखिए किसमें H है, 3 में H है आपके। उसके बाद देखिए +2 हुआ है, तो +2 कितना हो जाएगा आपका C, तो HC किस में है, C में है और D में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है +2 हो गया है, तो 9 10 11, 11 में क्या आता है 12, 12 क्या होगा आपका L, तो L यहाँ भी है और L यहाँ भी है। चलिए 14 में क्या जोड़ेंगे, तो अब क्या होगा आपका 4, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में क्या आएगा आपका R,
मतलब आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नीचे दी गई आकृति में दिए गए चार विकल्पों आकृति में से किसी एक में सन्निहित है तो उस विकल्प आकृति को चुनिए। यह प्रश्न आकृति दिया है और आपके चार उत्तर आकृति है, तो उन चारों उत्तर आकृतियों में ये छिपा हुआ है, तो कौन सी उत्तर आकृति में ये छुपा हुआ है ये आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए ये आकृति किस में हो सकता है। इसमें तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तिरछी लाइन है ही नहीं। चलो इसमें नीचे नहीं आया है तो ये भी नहीं होगा। चलो ये भी नीचे नहीं आया तो इसमें भी नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ से आप इस आकृति में देख सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर जाके ये यहाँ, फिर यहाँ से सॉरी यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऐसे गया है, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके वंडरफुल शब्द को अक्षर वर्णमाला के क्रमबद्ध में किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब इसको अल्फाबेटिकल में आपको जमाना है और देखेंगे कि जो पोजीशन पहले है क्या उसी पोजीशन पे कितने लेटर है वो आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए वंडरफुल। चलिए इसमें वंडरफुल में सबसे पहले क्या है आपका ई सबसे पहले आएगा। ई उसके बाद क्या है आपके पास, सॉरी डी पहले आएगा, डी फिर ई, फिर उसके बाद क्या है एफ, एफ आ जाएगा। उसके बाद एल, एल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एन, एन आ जाएगा। उसके बाद आपका एन के बाद आ जाएगा आपका आर, ठीक, ओ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा ओ, उसके बाद आ जाएगा आर, फिर यू और अंत में आ जाएगा आपका डब्लू। तो कहने का मतलब यू एक ऐसा लेटर है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब एक ही ऐसा लेटर होगा जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मतलब आपका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया है। पुनीत ने एक स्त्री को कहता है कि तुम्हारी पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, तो वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है। चलिए पुनीत है, पुनीत ने किसी स्त्री से कहा, स्त्री, चलिए इन्होंने स्त्री से क्या कहा, चलिए स्त्री से क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी, मतलब इस स्त्री की कोई पिता है प्लस उनकी पत्नी, ठीक है, कि बहन, मतलब इनके जो पत्नी की बहन इनकी क्या है, बुआ है। तो चलिए अब इसकी बुआ की बहन क्या होगी, इनकी बुआ, इनके बुआ का पति क्या होगा, इनका फूफा जी, और उनके फूफा जी की बेटी क्या होगी, इनकी पुनीत की बहन ही होंगी। तो चचेरी और ममेरी बहन ही आ जाएगा आपका ऑप्शन डी का। ठीक है, चलिए देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। सबसे पहले गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, देख लिया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बोलते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बोलते हैं। चलिए सबसे पहले क्या दिया है आपका गणतंत्र दिवस 1996 में, तो क्या होगा 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था वो देख लीजिए। कोडिंग होगा 26 का, 26 जनवरी का कोड होगा 0, ये हो जाएगा 96। और 96 में अगर 4 से भाग दोगे जो पूर्णांक आएगा उसको लिखिए। तो 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और आपका 19 का कोड होगा 0 और बटा कितना हो जाएगा आपका 7। चलिए 7 या 21 यहाँ क्या बच जाएगा 5, और हो जाएगा 7 एक कम 7, और 7 या 21 यहाँ भी हो जाएगा 5, और होगा 7 या 21 यहाँ हो जाएगा 3 बटा 7, 3 13, 13 बटा 7, तो कितना हो जाएगा शेषफल 5। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब 5, जो 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। आपको दिया है क्या शुक्रवार, बिल्कुल दिया है। चलिए अब क्या बोला गया है, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त 2000। चलो देख लेते हैं। 15 का 15 अगस्त का कोड 2, यहाँ पे इन दोनों लेटर को लिखते हैं तो 0, इनमें 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 2000 का कोड क्या होगा 16 17 18 19 6, क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 + 2 + 6,
6 कितना 6 7 8 और 1 9, 7/9 मतलब शेषफल कितना आया 2, मतलब सोमवार दूसरा मंगलवार। क्या दिन होगा? स्वतंत्रता दिवस 2000 में कितना दिन होगा? सोमवार कितना है? 2 आ रहा है, मतलब सोमवार और मंगलवार। मंगलवार किस में? आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? चलिए देख लीजिए क्या है आपका ए। ए का क्या है यहाँ पे? ए का पोजीशन 1 है, ए का पोजीशन 1 है, फिर उसके बाद सी का 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद जी 7, अल्टरनेट आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देख लीजिए जे का हो जाएगा 10, एल का हो जाएगा 12, उसके बाद एन का हो जाएगा 14, उसके बाद हो जाएगा आपका पी का 16। ठीक है, उसके बाद बी देख लीजिए, बी कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए बी, बी आ जाएगा आपका 2, डी हो जाएगा आपके पास 4, एच हो जाएगा आपके पास 6, एच हो जाएगा आपके पास 8, मतलब इनके गैप में जो जो आएगा वो आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए अब क्या होगा? 10 के बाद 11, 11 में क्या आएगा आपके पास? के, 11 में आ जाएगा के, 13 में आ जाएगा आपका एम, 15 में आ जाएगा आपका ओ, 17 में आ जाएगा क्यू। के एम ओ क्यू, के एम ओ क्यू आपके ऑप्शन सी में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। लुप्त स्थान पे कौन सा संख्या आएगा? आपके जो क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी? चलिए देख लीजिए क्या है यहाँ पे, कैसा रूल्स फॉलो हो रहा है देख लीजिए। 9, उसके बाद आएगा 10 गुणा 2, क्योंकि 9 के बाद 10, और उसके बाद आएगा 11 का वर्ग, 9 10 11। उसी तरह 11 के बाद 12 का गुणा 2 होना चाहिए, 12 दूनी 24 और 13 का वर्ग होना चाहिए 39। वैसे 17, 17 हो गया, उसके बाद हो गया 16 गुणा 2, उसके बाद आना चाहिए आपका 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225 किस में है? आपके ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा गया है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए ये हमारा जो मैप है, चलिए उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये उत्तर पश्चिम है हमारा, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पूर्व पश्चिम को इसको दक्षिण और पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण और पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि। ठीक है, अब इसको देखिए उत्तर को उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व ते हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये हो गया है तो ये जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है देख लीजिए आपको। सीधा उत्तर, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है और ये होगा उत्तर पूर्व। देखिए अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सीधा जा रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है? चलिए उसके बाद दक्षिण उत्तर पूर्व जाए, फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, बाएं मुड़ेगा फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़ेगा, मतलब इस दिशा में आ गया वो, दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो कुछ दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। तो दक्षिण पश्चिम किस में है? आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41। आरेख में समांतर चतुर्भुज को महिलाओं को, ठीक है, समांतर चतुर्भुज को महिलाओं को, इसमें लिखा हो गया है समांतर चतुर्भुज महिलाएं हैं, और त्रिभुज पुलिस को, ये त्रिभुज पुलिस को उपनिरीक्षकों को दर्शाता है, वृत्त स्नातक को दर्शाता है, और कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस उपनिरीक्षक को दर्शाती है? सबसे पहले महिला होना चाहिए, तो महिला क्या होना चाहिए? इस वृत्त के अंदर में आना चाहिए। कौन सा? महिला। तो देखिए ये 10 8 3 4, ये चारों क्या है? अब महिला है। उसके बाद क्या कहा गया है? महिला स्नातक पुलिस, स्नातक कौन कौन से है? ये सर्कल में आएंगे, तो सर्कल में कौन कौन से आ रहा है? 10 और 3, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। उसके बाद स्नातक पुलिस उपनिरीक्षक, तो पुलिस उपनिरीक्षक इस सर्कल में आना चाहिए, तो सर्कल में कौन सा आएगा? ये 3। ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा? 3 आपका उत्तर होगा, किसमें है? आपके ऑप्शन बी में है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है,
निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, निम्न में से कौन सा भिन्न है आपको देखना है। चलिए क्या होगा, पहले सबसे देखिए बी का क्या है, बी का नंबरिंग क्या है, बी का 2, डी का 4 और एच का 8। चलिए सी का क्या होगा 3, एफ का हो जाएगा 6 और एल का हो जाएगा 12, ई का हो जाएगा आपका 5, जे का हो जाएगा 10 और यू का हो जाएगा आपका 22, यू वी 21 होगा, 21 और डी का हो जाएगा आपका 4, एच का हो जाएगा 8 और पी का हो जाएगा 16। अब इसमें कैसे देखेंगे कि भिन्न कैसे है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें क्या कट रहा है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 5 दूनी, ये तो कट नहीं रहा है। चलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये तीनों सेम फॉलो कर रहे हैं। ये जो आपका बीच वाला है मतलब ई जे यू फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आपका सी क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया है, देखिए निम्नांकित संख्या में से अनुक्रम में इतने कैसे 8 हैं जिनके ठीक निकटतम पहले 6 है किंतु निकटतम बाद 5 नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि 8 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 है। देख लीजिए 8 कैसे है जिनके ठीक पहले क्या है, 6 है। देख लीजिए 8 इनके पहले 6 है ये, ठीक है। उसके बाद 8 इनके पहले 6 नहीं है, 8 के पहले यहाँ 6 है, 8 के पहले यहाँ 6 नहीं है, यहाँ देखिए 6 और यहाँ पे 8। चलो उसके बाद 8 के पहले 6 यहाँ है, 8 के पहले 6 यहाँ है। आगे क्या कहा गया है, 6 किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं है, तो यहाँ 5 है मतलब ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 5 निकटतम नहीं है मतलब ये आपका एक सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे निकटतम 5 नहीं है मतलब ये भी सही होगा, 2 हो गया। और उसके बाद निकटतम 5 यहाँ भी नहीं है तो 3 हो गया, और निकटतम 5 यहाँ पे है मतलब 1 2 3, 3 किस में है आपके ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ती है। तो सबसे पहले एक्चुअल में अब जाने कि हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, तो हवाई जहाज उड़ती है आकाश में। अब देखेंगे इसमें आकाश में को क्या कहा गया है, तो आकाश को समुद्र कहते हैं। यहाँ देखिए आकाश को क्या कहते हैं, समुद्र, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे, समुद्र में उड़ेंगे, ऑप्शन सी। चलिए एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उनसे 3 गुना सही किए। मतलब उन्होंने अगर 4 क्वेश्चन बनाया है तो उसमें से क्या है, एक सही करेंगे, एक गलत करेंगे तो उनसे 3 गुना सही करेंगे, मतलब एक गलत करेगा तो 3 सही करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो उनमें से 3 सही रहेगा, x + 3x, टोटल कितना बनाया उन्होंने 64, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा ये 64, तो x बराबर कितना होगा 4 एकम 4 और 16, मतलब उन्होंने कुल 16 प्रश्न गलत किए हैं। चलिए अब देखिए हृदय और कार्डियोलॉजिस्ट, तो वृक्क को आगे क्वेश्चन मार्क कर देखिए, हृदय का जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैसे वृक्क जो आपके गुर्दा है, किडनी है, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो उनके डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो क्या है नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सभी भालू शेर हैं। चलिए देखिए सभी भालू शेर हैं, ये सभी क्या है, सभी भालू क्या है, शेर हैं, ये हो जाएगा आपका शेर। और क्या कहा गया है, सभी शेर गाय हैं, ये सभी शेर क्या हो जाएगा, गाय है। लॉजिक के मत जाइए, जो जाएगा उसको लिखते जाइए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी भालू गाय है। क्या सभी भालू गाय है, बिल्कुल गाय के अंदर में भालू आ रहा है, मतलब क्या है आपका निष्कर्ष एक सही है। सभी गाय भालू है, क्या सभी गाय भालू है, नहीं, ये जो गाय है भालू नहीं है, सिर्फ जो भालू के अंदर में आएगा वही गाय भालू है, मतलब ये क्या होगा रॉन्ग। तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है आपके ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक विशेष कोड भाषा में कैप को 6 लिखा जाता है तो लेक को 6 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में मैप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लेक कैप को 6 कैसे लिखा है,
कैप। सी का क्या हो जाएगा आपका 3, एक हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 2, हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए लेग, एल ई जी। एल का हो जाएगा आपका 12, ई का हो जाएगा आपका 5 और जी का हो जाएगा आपका 7। देखिए कितना हो जाएगा 12, 5 17 और 17 24। 24 का क्या हो जाएगा, दौड़ोगे तो आ जाएगा 6। अब देखिए मैप, मैप का क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1 और पी का हो जाएगा आपका 16। 16 एक 17 30 और 30 का हो जाएगा 3। 3 किस में है, आपके ऑप्शन सी में है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, यहाँ पे करते जाते हैं, डायरेक्ट देखते जाते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे देखिए 46 है पहला, 46। गुणा का अर्थ क्या है, देखिए गुणा का अर्थ जोड़ है, 46 प्लस। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाना, घटाइए। उसके बाद 6 घटाना 4। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा हो जाएगा आपके पास 5। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग देना है तो भाग हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे 3 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये तो होगा ही नहीं। आगे आ जाइए, देखिए 46 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ वहाँ गुणा है तो हो जाएगा गुणा, गुणा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 46 माइनस का अर्थ गुणा करना है, हो जाएगा 6। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग देना है तो भाग हो जाएगा आपका, चलिए भाग हो जाएगा आपका 4। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, तो हो जाएगा 4 प्लस 5। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाना है तो -3। देखिए कैसे होगा ये, 46 गुणा 6 बटे 4 प्लस 5 -3। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 प्लस 5 -3। ये हो जाएगा आपका 74 -3 मतलब 71। ठीक है, मतलब आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे की ओर सम्मुख कर खड़े हुए हैं, बातें, यदि ए की परछाई ठीक बाएं पड़ रही हो। जब भी शाम चाहे सुबह हो और परछाई आपके बाएं और दाएं पड़े, मतलब आपका मुख या तो उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, चलिए आगे और पीछे पड़ता तो आपका मुख या तो पूर्व की ओर होता या पश्चिम की ओर होता। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, यदि ये उत्तर है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, और ये हो जाए उत्तर होगा, यह क्या होगा, पश्चिम होगा। ये पूर्व होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये होगा दक्षिण। चलो अब क्या होगा, पश्चिम होगा तब शाम होगा तो सूर्य इधर होगा और परछाई किधर बनेगी, ऑपोजिट में। तो देखिए ए की परछाई ठीक उसके बाएं ओर पड़ रही है, बाएं ओर पड़ेगी मतलब ए इस दिशा में खड़े हो रहेगा, तब उसकी परछाई इस दिशा में बनेगी क्योंकि सूर्य के प्रकाश ऐसे आएगा। तो बी कैसे होगा, इस दिशा में होगा। पूछा है बी का दिशा इस दिशा में, बी का किधर है, उत्तर की ओर। उत्तर मतलब आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों के हल। क्वेश्चन नंबर 51 है, छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शंस ए है लक्ष्मण मस्तूरिया, सतीश जैन, हरि ठाकुर और मनु नायक। तो मनु नायक जो है वो डायरेक्टर हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म कही देबे संदेश, पहली फिल्म का नाम है कही देबे संदेश, कही देबे संदेश की इन्होंने इसका निर्देशन किया है। इसके निर्माता भी थे। 1965 में ये मूवी आई थी और चूंकि ये छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म थी, इसीलिए मनु नायक को छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है लघु स्वर। क्या होता है, लघु स्वर। जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जिसमें से ये ई जो है, इसका ऑप्शन है, ई का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, तो ये लघु स्वर के अंतर्गत आता है। मंटोरा में कौन सी संज्ञा है? सीधी सी बात है, मंटोरा ये कुछ प्यार भरो संबोधन है, किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है
मुसवा, मुसवा चूहा को कहते हैं, लइका मतलब बच्चा होता है, मया और मीठा, मीठा दैट इज मीठा टेस्ट है, ठीक है। इसमें भाव वास्तव में क्या है, तो फीलिंग्स, यहाँ पर फीलिंग्स क्या है, तो मया है, मया फीलिंग्स है। भाववाचक संज्ञा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। कद का, जेकर, कौन मन, कौन मन ये एक्चुअल में कौन ही है, ठीक है, कौन लोग हैं, ये बहुवचन है। और जॉन तौन, जिसका उसका, जिसका उसका, तो इसमें संबंध है जिसका उसी का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम शो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल, इनमें से उभयलिंग नहीं है। उभयलिंग का मतलब जो ना स्त्री है और ना ही पुरुष है, लेकिन नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो गिया, मन के, लइका और सास। सास वास्तव में क्या है, तो सास जो है वो सास बहू वाली सास है। तो ये वास्तव में क्या है, तो सास जो है वो स्त्रीलिंग है। सास क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये उभयलिंग तो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाती का स्त्रीलिंग होगा, नाती का होगा नतनिन, नाती का होगा नतनिन। नाती किसे कहते हैं भाई, तो बेटी के बेटे को नाती कहते हैं और बेटी की बेटी को नतनिन कहा जाता है। कका रेंगा थे में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर ही निहित होता है। क्रिया का फल किस पे निहित होता है, कर्ता पर ही निहित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कका रेंगत हुए, तो इसमें क्या हो रहा है कि कका ही है, वही जो चल रहा है, तो उसका जो फल है उसी पे ही निहित है, वही चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, दूरा, बैला, ओमन या ओहर। ओमन मतलब बहुत सारे लोगों को संबोधित किया जा रहा है, ओमन मतलब कि वे लोग, ओमन मतलब वे लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक देख लिया था, ओमन तक देख लिया था, है ना। चलो, रावण के सेती लंका जरगे में कौन सा कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध कारक है या कर्म कारक है, बताओ क्या होगा। तो देखो, रावण के कारण लंका जल गया, क्या बोला जा रहा है, रावण के कारण लंका जल गया, तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है, देखो अनगिनत में अन है, अनबन में ही अन है, अनरसा में भी अन है, इसमें अन उपसर्ग नहीं है। अंधियार में प्रत्यय होगा, अंधियार, अंध प्लस यार, अंध प्लस यार, प्रत्यय मतलब जो पीछे जोड़ा जाता है जिस शब्द को, ठीक है, तो अंध प्लस यार होता है। लौहा लौहा में समास है, लौहा लौहा में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास, देखो समासिक पद का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और जो दूसरा पद होता है वो अव्यय होता है, इसे ही अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इसमें अवयवी भाव समास है। चलो आगे देखते हैं। चुरचुटिया सब्जी किसे कहते हैं, चुरचुटिया सब्जी कहा जाता है गंवार फली को। बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी, ओकी, ओझी, इनमें से कोई नहीं। बहाना मारना, बताओ भाई बहाना मारने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ी शब्द होगा ओखी, क्या होगा, ओखी। बाहरा या बहरा का मतलब होता है, बहरा मतलब क्या होता है, एक बड़ा तालाब, एक बड़ा रास्ता, एक बड़ा गहरा खेत या एक बड़ा घर। बताओ भाई क्या होगा बहरा का मतलब जो है, तो बहरा का मतलब होगा एक बड़ा गहरा खेत। बाहरा या बहरा का मतलब होता है एक बड़ा गहरा खेत। दरवाजा ला छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते, तो ये फैका है, ये क्या है, फैका है। दरवाजा ला छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फैका बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऐसन बात काबर करता हो का अर्थ है, क्या अर्थ होगा भाई, ऐसी बात क्यों करते हो, है ना, ऐसी बात क्यों करते हो, क्लियर है। लेवना छत्तीसगढ़ शब्द का आशय है, लेवना, लेवना छत्तीसगढ़ शब्द का आशय है लहसुन, मक्खन, घोटाकल, आटे का लेप। तो क्या होगा छत्तीसगढ़ी शब्द का आशय, लेवना छत्तीसगढ़ी शब्द का आशय है मक्खन, क्या होता है, मक्खन होता है। मच्छर ला छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो भुसड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुसड़ी। देखो
हल्बी जो है वो आर्य भाषा परिवार की बोली है। इसमें निम्न में से किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो हल्बी जो है आर्य भाषा परिवार की बोली है। द्रविड़ द्रविड़ के क्षेत्र में ये बोली जाती है, लेकिन ये आर्य भाषा परिवार की बोली है। ये हल्बा जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। बस्तर अंचल की संपर्क बोली है। इसमें उड़िया, छत्तीसगढ़ी और मराठी तीनों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन तेलुगु का प्रभाव तो देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ी रामायण काव्य के रचनाकार हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अघा जाना मुहावरे का अर्थ है, अघा जाना मुहावरे का अर्थ है तृप्त होना। क्या होता है? तृप्त होना। निम्न में से किन दो व्यंजनों का उच्चारण छत्तीसगढ़ी में नहीं होता? देखो श और श, श और श शक्कर का और श षटकोण का उच्चारण होता ही नहीं है। शक्कर लाना रे ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज स नॉट श। ठीक है, उसी प्रकार से श से और कोई वर्ड हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि शक्कर हो गया। शामिल, शामिल नहीं होता, शामिल होता है। शामिल छत्तीसगढ़ी में ये क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो श और श का कोई उच्चारण नहीं होता। अनाज का पर्यायवाची क्या है? गल्ला, धान्य, रास्य, सभी का सभी है, उपरोक्त सभी। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। माधव, केशव, पीताम्बर ये तो है। राधेय नहीं है, राधेय उनका नाम नहीं है। अनंत का विलोम शब्द है अवमूल्यन। विलोम पूछा गया है ना, तो सीमित होगा। क्या होगा? सीमित। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है यमुना, रामायण, होली, सोना। सोना एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी यमुना, यमुना किस पर्टिकुलर नदी के बारे में बात की जा रही है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा सोना। भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। भाववाचक हिंदुत्व होगा। क्या होगा? हिंदुत्व में भाव है। क्लियर है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर्वनाम के ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण पूछा गया है अच्छा, खराब, प्राचीन, उपरोक्त सभी। सभी में गुण है, कोई अच्छा है, कोई खराब है, कोई पुराना, यही उसका गुण है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। किसानों की खेतों में फसल लगा है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर करण कारक। तो क्या बोला गया है भाई? किसानों की खेतों में फसल लगा है, किसान के खेत है, तो ये संबंध है, किसान का संबंध है उस खेत से, है ना, तो आंसर हो जाएगा संबंध कारक। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। मैं स्वयं ही आ गया, मैं खुद ही चला गया, मैं स्वयं ही चला गया, उपरोक्त सभी। इसमें मैं और स्वयं ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किया गया, मतलब निज मतलब अपने लिए कहा जा रहा है। तो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मोहन अखबार पढ़ रहा था में कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। ये पढ़ रहा था भाई, है ना, कब पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये कैसा भूतकाल है? तो अपूर्ण भूतकाल है। चलो, स्त्रीलिंग शब्द है सोन, सिंधु, सतलज, सिंधु, सोन, सिद्धू, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज। तो स्त्रीलिंग देखो, वैसे तो नदियों के नाम जो होते हैं, सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखो ये सारे पुल्लिंग नदियां हैं। ठीक है, जो सतलज है ये कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सतलज कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। चलो अब आ जाते हैं, धमाका में कौन सा प्रत्यय है? धमाका में जो पीछे जुड़ता है दैट इज आका प्रत्यय है। सत्यार्थी का सही संधि होगा सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी, दैट इज बी। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, यर स्वर संधि है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है कि जब लेटर में आ हो और इस तरफ ए या फिर ए हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ए, या फिर आ हो, ओ हो, ओ हो, तो ये मिलकर बन जाते हैं औ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा। क्लियर है? वृद्धि स्वर संधि है। चलो आगे बढ़ते हैं।
पूर्व पद प्रधान समास किसे कहा जाता है? पूर्व पद प्रधान समास जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है और जो सेकंड पद होता है वो अव्यय होता है, दैट इज अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर इज सी। तत्पुरुष समास का उदाहरण है गगनचुंबी, रेखांकित, वनगमन, सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। 92 का आंसर हो जाएगा डी। चौपाई चरण के संदर्भ में सत्य है, 4 चरणों की एक चौपाई होती है, बिल्कुल सही है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक होता है, द्वितीय चतुर्थ में तुक होता है, बिल्कुल सही है। चौपाई जो है इसमें 16, हर चरण में 16 मात्राएं होती है, ध्यान में रखना। और इसके सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा खाए बौराए। कौन सा अलंकार है भाई इसमें? इसमें यमक अलंकार है। यमक का मतलब होता है चिपका हुआ। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हर एक शब्द का अलग अलग मतलब होता है ना। पहले कनक का अर्थ होता है धतुरा, तो दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, दोनों का उपभोग करके या दोनों को लेकर इंसान बौरा ही जाता है, अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा शब्द बहुब्रूही समाज का सही उदाहरण है? पंचानन। पंचानन वो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी शब्द है ना, वो शब्द जो है वो किसी दो शब्द होते, दो शब्द से मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे कि पंच है आनंद जिसका, तो पंच है और आनंद जिसका, ये दोनों पद जो है ये किसी तीसरे पद को संकेत कर रहे हैं। जैसे कि पंचानन का मतलब होता है शिव, ये शिव को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग पद मिलकर किसी तीसरे पद को संबोधित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, दैट इज बहुब्रीही समाज। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, अ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल। बाबू का स्त्रीलिंग होगा दाई, माई, बाई, ये बबुआइन होगा। क्या होगा? बबुआइन होगा। ठीक है, अगला सवाल, तैराक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होगा? तैर आक। तैराक में क्या होगा? तैर आक, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक। इसका आंसर नहीं नहीं नहीं, अक नहीं होगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा आक। तैर प्लस आक। ठीक है, घास काटना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ काम करना। गुण के विपरीत नाम, इसका उपयुक्त कहावत क्या होगा? तो आंख के अंधे नाम नयन सुख। गुड़ के विपरीत नाम है, तो आंख का अंधा है लेकिन नाम नयन सुख है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चंस को डील कर लिए। अगर आपसे ये सवाल बन जाते हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपके CGPSC प्रीलिम्स का सी सेट के पेपर में लैंग्वेज का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग भी अगर आपसे बन जाता है तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आपको मेन चिंता या मेन जो मेहनत है वो किस पे करनी है? तो पेपर नंबर 1 में करनी है। थैंक यू।